बेटी सुरक्षा की बात मोदी सरकार करती है, महिला सुरक्षा की बात मोदी सरकार करती है, तमाम दावे करती है। इसके बावजूद यानी यूपी में ही बच्चियां मानव तस्करी का शिकार होती हैं। आरटीआई की रिपोर्ट मैंने देखी। आरटीआई की रिपोर्ट में साफ ये दावा किया जा रहा है, या रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें बताया जा रहा है कि एक साल में कम से कम 365 दिनों के अंदर 3600 से ज़्यादा बच्चियां लापता होती हैं, मानव तस्करी का शिकार होती हैं। लेकिन जब मैनपुरी की खबर मेरी नज़रों से गुजरी तो मैंने उसे देखा और देखने की कोशिश ये भी की कि इस खबर के तह तक पहुंचना है। मैंने पूरी कोशिश की, ग्राउंड रिपोर्ट पर गई। हालांकि मुझे जानकारी नहीं थी कि रामपुरा गांव कहां पर है, किस गांव में है। ये तमाम चीज़ें काफ़ी मुश्किल हुई मुझे, लेकिन मुश्किलों का मैंने सामना भी किया। लगातार मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर रही हूँ। और मैनपुरी के रामपुरा थाना से आपको बता दूँ 3 सगी बहनों को गायब किया गया था, लेकिन कहानी कुछ और निकली। और मैं आपको ये बताते चलूं कि इस कहानी और इस खबर को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई, चाहे वो पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया हो या किसी और के जरिए किया गया हो, लेकिन यूपी के अंदर ये खबर नहीं चल रही थी। आप ये कह सकते हैं कि खबर को जो है पूरी तरीके से दफन करने की पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन मैं जो थी, मैंने सोच लिया था कि इस खबर को जिंदा करने के लिए और पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने के लिए मैं पुरजोर कोशिश करूंगी। एक पत्रकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप तक सही खबर पहुंचा सकूं। इस वजह से मैं रामपुरा गांव पहुंची। हालांकि जाने में काफ़ी मुश्किलों का मैंने सामना किया, बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उस गांव के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद मैं रामपुरा पहुंची क्योंकि 3 बहनों को गायब किया गया था, यानी कह सकते किडनैप कर लिया गया था। और जब मैं रामपुरा गांव पहुंची, रामपुरा के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि जब शमशाद अली के घर पर पहुंची तो वहाँ मुझे जानकारी मिली कि 3 सगी बहनें गायब हुई हैं। सबसे पहले 14.5 साल की बच्ची हैं, उसको गायब किया गया। उसके बाद फिर 21 दिसंबर के बाद 29 दिसंबर को उनकी 2 बहनें फिर से लापता होती हैं। इस लापता में कम से कम 5 से 10 लोग शामिल हैं बच्चियों को गायब करने में। और बाद में जो कहानी सामने है उसमें यह भी है कि उसकी बड़ी बहन, मतलब जो लापता हुई थी, उनका भी हाथ था। हालांकि लगातार मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर रही और इंटरव्यू में लेती रही, जानकारी लेती रही। तो अब जो खबर है वो खबर ये है कि इस पर सख्त कार्रवाई की गई है। हालांकि बच्ची का मेडिकल भी नहीं किया गया था, अब मेडिकल करने की जो जानकारी वो दी गई है, मेडिकल हो चुका है। और बच्ची से जो बयान 164 दर्ज किया गया था वो दबाव के तहत दर्ज किया गया था, क्योंकि ये आरोप बच्ची, नाबालिग बच्ची के जो पिता है शमशाद अली जी का है। उन्होंने साफ कहा कि मैडम खबर को दबाने की पुरजोर कोशिश की गई है, लेकिन मैंने उनसे भी वादा किया था कि खबर को मैं दबने के लिए नहीं दूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी। सोशल मीडिया के जरिए भी मैंने कहा था कि चाहे मुझे 100 मरतबा यूपी आना पड़े तो मैं आऊँगी और मैं खबर को जिंदा करूँगी और इंसाफ ज़रूर मिलेगा। शमशाद अली को परेशान करने की भी कोशिश की गई, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, वहां पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं कि कहानी कितनी पेचीदा तौर पर से पेश की गई थी। लेकिन हर पुरजोर कोशिश जो है मैंने नाकाम किया और मैंने सारी चीज़ों को खारिज की और लगातार उन तमाम चीज़ों को जानने की मैंने कोशिश की। जो बच्ची नाबालिग बरामद हुई है उससे मैंने फीडबैक लिया, उससे मैंने जानकारी ली, उसने पूरी कहानी बयां की कि किस तरीके से पुलिस द्वारा या लेडी कांस्टेबल द्वारा उन्हें मना किया जा रहा था कि आप ये सारी जानकारी किसी को नहीं देंगे, नहीं तो आपको परेशानी होगी, आपके परिवार को परेशानी होगी। तो बताते चले 3 सगी बहनों की ये कहानी बहुत ही भयावह है, मैं कह सकती हूँ। लेकिन जब फिर से इसमें ये कह सकते हैं कि मैंने मदद ली चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं नरेश पारस जी, जो कि आगरा में है। मैं डायरेक्ट आगरा भी गई। हालांकि नरेश पारस के बारे में मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़पेपर में ढूंढना उनको कि आखिर कौन है चाइल्ड एक्टिविस्ट, तो उनका नाम सामने आया। मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए उनको ढूंढने की कोशिश की। फिर मैं आगरा पहुंची, वहां भी मैंने फीडबैक लिया, उन्होंने पूरी मदद की इस पूरे केस में। उसके बाद अब सख्त कार्रवाई की गई है। और आपको ये बता दें कि जो भी रिपोर्ट पहले थी उन तमाम रिपोर्ट के बाद, जबकि मेडिकल नहीं करवाया गया था, बच्ची का मेडिकल किया गया है। अबॉर्शन, यानी बता दें कि 14 साल की बच्ची है, वो गर्भवती भी हो जाती हैं, क्योंकि 45 दिनों तक उस बच्ची को भारत जो है अपने घर में बंधक बनाकर रखता है। उसके साथ कई बार रेप भी किया जाता है।
शर्मनाक है। 14 साल की बच्ची गर्भवती हो गई है, लेकिन सारी चीज़ों को दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने खबर को दफन होने के लिए नहीं दिया। मेरा वादा था और मैं एक पत्रकार होने के नाते खबर को दफनाने मैंने जिंदा कर दिया। और उसके बाद अब डीजीपी की जो है रिपोर्ट सामने आई। डीजीपी द्वारा जो जानकारी मिली वो ये था कि बाल आयोग में नरेश पारस जी ने जानकारी दी, उन्होंने पत्र लिखा, उसके बाद कई अधिकारियों को पत्र लिखे गए, वहाँ के जो एसपी हैं एसपी को भी पत्र लिखा गया। उसके बाद चारों तरफ से फीडबैक आने के बाद ये चीज़ें कह सकते हैं बहुत ही सक्रिय हो चली है। इस खबर पर पूरी कार्रवाई की जा रही है और डीजीपी द्वारा साफ निर्देश दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, खबर जो है वो सही है और मामले बहुत संगीन है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी, पॉक्सो एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई के साथ साथ मैं आपको बता दूं कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको मेरी खबर के बाद और नरेश पारस जी के सहयोग से सख्त कार्रवाई की गई है और कई लोगों को पत्र भेजे गए हैं, उनका नाम भी मैं लूंगी यहाँ पर। डीजीपी द्वारा जो कार्रवाई की मांग की गई है, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और ये भी जो पत्र दिए गए हैं उनमें से मैं नाम लूंगी। जिलाधिकारी जनपद मैनपुरी, उनको पत्र भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक जनपद मैनपुरी को पत्र मिला है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मैनपुरी को पत्र लिखा गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी जनपद को मैनपुरी यानी उनको पत्र लिखा गया है। अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा पत्र भेजा गया, यहाँ पर भी इनको भी मिला है। और नरेश पारस जो है चाइल्ड एक्टिविस्ट नगला अजीता, इनको भी ये पत्र मिला है। हालांकि इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ शमशाद अली पुत्र शहजाद अली निवासी कुर्रा थाना यानी जो पीड़ित पिता हैं उनको भी पत्र मिला है। तो मैं बता दूं इन 4-5 लोगों को ये पत्र भेजे गए हैं डीजीपी द्वारा कि आप जितनी जल्दी हो सख्त कार्रवाई इस केस पर करें, क्योंकि 2 बच्चियां नाबालिग हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक बच्ची जो बीच की है 16 साल की है, नाबालिग है, वो अब तक बरामद नहीं हो पाई है और कुर्रा थाना का ये मामला है। तो मैनपुरी में 2 बार गई हूँ ग्राउंड रिपोर्ट पर, लेकिन पहली रिपोर्ट जब आप देखेंगे उसमें आप साफ देखेंगे कि जो शमशाद अली हैं जो पिता हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए कि तहसील में बुलाया गया, काफ़ी टॉर्चर किया गया है, खबर को यानी दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, सहयोग नहीं किया जा रहा है। और मुझे ये भी जानकारी मिली कि डराया धमकाया भी जा रहा है, बच्चों को भी डराया धमकाया गया, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन बड़ी बेटी भी शामिल थी और भारत नाम का एक लड़का है वो भी है जिसको जेल भेज दिया गया है। और मेरे सामने जब मैं सेकेंड टाइम रिपोर्टिंग के लिए गई थी तो मेरे सामने 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मंतशा की बहन और बड़ी बहन, और उसने ये जो मंतशा के साथ या मंतशा को लेकर गया हुआ था राहुल, उसको भी जेल भेज दिया गया। ये सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने हुई हैं। हालांकि मैं उस वक्त पुलिस स्टेशन कुर्रा थाना में थी और इससे जब कार्रवाई हुई तो उससे 1 घंटा पहले मेरी बात एसपी साहब से हुई थी। उनसे मैंने कहा था कि सर आप इंटरव्यू दें, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, उन्होंने साफ मना किया था। लेकिन मैंने जो कमियां मैंने देखी थी उन तमाम कमियों को और कई सवाल मैंने एसपी से भी ऑन फोन ऑन कॉल मैंने किया। मैंने कहा कि सर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, बच्ची नाबालिग है, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है, तब इस पर सख्ती बरती गई। उसके बाद इस खबर को फिर से जिंदा कर दिया मैंने और न्यूज़ विन के ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इस खबर को लाइमलाइट या हाईलाइट कह सकते हैं करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद अब खबर कई न्यूज़पेपर में भी यूपी में आने लगे हैं। और मैं ये कहती हूँ कि खबर को पहले तो दबाने की कोशिश की जाती है। मुझे ये साफ चीज़ें नजर आई कि लोग कहते थे कि नहीं कोई भी खबर को किस तरह से दबाया जाता है, तो वो चीज़ें मैंने देखी है और खुद मैंने महसूस भी किया कि गरीब तबके के लोगों के लिए किसी भी कानून हो या कुछ भी हो वहाँ उनके लिए कोई अहमियत नहीं है। मैंने ये पुलिस स्टेशन में भी देखा और इस खबर को कवर करने के दौरान भी सारी चीज़ें मैंने देखी है। लेकिन अब 5 अधिकारियों को डीजीपी द्वारा जो कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ये नरेश पारस जी के सहयोग से काम हुआ है। बाल आयोग में जो पत्र लिखे गए थे, नरेश पारस जो कि चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने मेरी मदद की है और जिनको मैंने ढूंढा सोशल मीडिया के ज़रिए और न्यूज़ विन की ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए ही ये खबर फिर से ज़िंदा हुई और अब इस खबर पर सख्ती बरती जा रही है। कई बार मुझे जाना पड़े कुर्रा थाना कहें या फिर पुलिस स्टेशन कहें या फिर यूँ कहें ग्राउंड रिपोर्ट पर या उस बच्ची के घर पर, तो मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि एक पत्रकार हूँ और पत्रकारिता के नाते मैं सच्चाई
आपके सामने लाऊंगी बहुत ही। और मैं आपको बता दूं, मैनपुरी में एक दो केस नहीं है, हजारों केस ऐसे हैं जिसे मुर्दा कर दिया गया है, जिसे ख़त्म कर दिया गया है। तो ये वही यूपी और उत्तर प्रदेश है जहां पर बेटी बचाओ बेटी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं। हालांकि मैं फिर से दोहराऊंगी, अमित शाह ने रैली से पहले एक बात कही थी चुनाव के दौरान कि यहाँ बेटियां अगर स्कूटी से रात के 12 बजे गहने से लदकर भी जाती हैं तो बेटियां सुरक्षित हैं, सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजामात हैं। तो मैं अमित शाह जी से बस यही गुजारिश करूंगी कि एक जनपद में जाकर मैंने देखा कि हजारों बच्चियां रेप का शिकार हो रही हैं, मानव तस्करी का शिकार हो रही हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि आरटीआई रिपोर्ट में कम से कम मैं आपको बताती चलूं कि 1 महीने का जो रिकॉर्ड सामने आते हैं वो हैरान करने वाली रिपोर्ट है। और 365 दिनों के अंदर, मैं कह रही हूँ 365 दिनों के अंदर कम से कम 3600 यानी 3600 बच्चियां गायब होती हैं, मानव तस्करी का शिकार होती हैं। और उस देश में सुरक्षा और पुख्ता इंतजामात की बात की जाती है। हालांकि पीएम मोदी बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे करते हैं और अमित शाह भी कहते हैं, योगी सरकार भी कहती है, लेकिन यूपी में ही आप कह सकते हैं कि किस तरह से बच्ची शिकार हो रही हैं और शिकंजा कसने की पूरी कोशिश की गई है। और मैं ये कह सकती हूँ कि न्यूज़ विन की खबर के बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ हुई हैं।